एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जिसमें हम देखेंगे जंतु जगत का आधुनिक वर्गीकरण किस तरह से किया गया है और उसमें कौन कौन से फाइलम को रखा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जंतुओं का वर्गीकरण किया है आधुनिक तरीके से, मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया है। तो सबसे पहले जो एनिमल किंगडम है, इसे दो सब किंगडम में डिवाइड किया जाता है। तो जो सबसे पहला सब किंगडम है, इसे बोलते हैं सब किंगडम प्रोटोजोआ, और दूसरा है सब किंगडम मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ के अंदर ऐसे जीवों को रखा गया है जो एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब इसे अगेन हम जो सब किंगडम प्रोटोजोआ है, इसे पुनः तीन सब फाइलम में डिवाइड कर देते हैं। तो जिसमें पहला सब फाइलम होगा सार्कोमेस्टिगोफोरा, सेकेंड होगा सब फाइलम स्पोरोजोआ और थर्ड होगा सब फाइलम सिलियोफोरा। इसी तरह से जो सब किंगडम मेटाजोआ है, उसे हम लोग तीन ब्रांच में डिवाइड करते हैं। तो ब्रांच मेसोजोआ, ब्रांच पैराजोआ और ब्रांच एंटेरोजोआ या यूमेटाजोआ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि सब किंगडम जो प्रोटोजोआ है, उसमें सार्कोमेस्टिगोफोरा और बाकी स्पोरोजोआ और सिलियोफोरा का। इसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है, उसमें खास रूप से उसके कौन कौन से सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर होते हैं। अगर हम बात करें फाइलम प्रोटोजोआ की, तो फाइलम प्रोटोजोआ जो है, ये प्रोटोजोआ शब्द, जो वर्ड प्रोटोजोआ है, ये ग्रीक शब्द है जिसमें प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट और जून का मतलब क्या होता है, एनिमल। अर्थात पृथ्वी पे उत्पन्न होने वाले प्रथम एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ नाम देते हैं। तो माना जाता है कि पृथ्वी पे सबसे पहले जो एक कोशिकीय जीवधारी विकसित हुए, उनमें खास रूप से जो जंतुओं का विकास हुआ, एक कोशिकीय जंतुओं का विकास हुआ, वो क्या थे, प्रोटोजोआ थे। प्रोटोजोआ की अब तक लगभग 50,000 जातियाँ अभी तक ज्ञात की जा चुकी हैं। ये संकेंद्रकीय होते हैं, अर्थात यूकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनका पूरा जीवन काल एक ही कोशिका में समाहित होता है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो जो फाइलम प्रोटोजोआ है, फाइलम प्रोटोजोआ की जो खोज किए थे, ये लीवेन हॉक नामक साइंटिस्ट ने 1677 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ का अध्ययन किया और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। अगर हम बात करें तो गोल्डफस नामक साइंटिस्ट ने 1922 ईस्वी में इस संघ को प्रोटोजोआ नाम दिया था। तो जो फाइलम प्रोटोजोआ है, इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया, गोल्डफस के द्वारा किया गया। इसी तरह से जो फाइलम प्रोटोजोआ है, इस संघ के जंतुओं के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। तो प्रोटोजूलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ के जितने भी जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी उसका क्लासिफिकेशन वगैरह होता है, वो सब हम लोग प्रोटोजूलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी तरह से उपजगत, अगर प्रोटोजोआ को वास्तव में देखा जाए तो ये जो प्रोटिस्टा जगत होता है, जो मोनेरा के बाद जो दूसरा किंगडम बनाया गया था प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा जगत का ही इसे समूह माना जाता है, क्योंकि प्रोटिस्टा ऑलरेडी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, साथ ही एक कोश की जगत के समूह है वो, और उसमें भी एक कोश की यूकैरियोटिक को ही रखा गया है, जंतु को रखा गया है प्रोटिस्टा के अंदर ही। और इसमें खास रूप से अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम आदि को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है, उसके कुछ सामान्य लक्षण की, जनरल कैरेक्टर्स की। तो इसके क्या क्या सामान्य लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो फाइलम प्रोटोजोआ होता है, ये एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात इनका जो शरीर होता है एक ही कोशिका से बना होता है। तो इनका पूरा का पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। तो खास रूप से ये एक कोशिकीय होते हैं, आद्य होते हैं, अर्थात प्रिमिटिव नेचर के होते हैं, और सूक्ष्म जीव होते हैं, अत्यंत ही छोटे आकार के जीव होते हैं। और इनका जो शरीर होता है, ये नग्न या पेल्किल के आवरण द्वारा ढका होता है। तो जो इनकी बॉडी होती है, इनका जो शरीर होता है, ये किसी भी तरह से कोई कवरिंग इस पे नहीं पाई जाती है, एक पतली सी लेयर होती है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, पेल्किल कहते हैं। तो यही इसका बाह्य कंकाल या फिर जो कवच का कार्य करता है। तो इसमें जो बाह्य कंकाल कवच होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट कहते हैं। तो जनरली इसमें पेल्किल वाला भाग ही इसके कवच का कार्य करता है।
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इसमें गमन की क्रिया होती है, तो फाइलम प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु होते हैं उनमें जो लोकोमोशन की क्रिया होती है वो बेसिकली किसके द्वारा होती है? पादाब के द्वारा, सीडोपोडिया के द्वारा होती है, कसाब फ्लैजिला के द्वारा होती है और सीलिया के द्वारा होती है। तो सीडोपोडिया जो होता है वो अंगुली जैसी संरचनाएं होती है, कुछ इस तरह से अंगुली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम लोग सीडोपोडिया नाम देते हैं। फ्लैजिला जो होता है वो इस तरह से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है, जबकि सीलिया जो होता है वो इस तरह से रोमनुमा संरचनाएं होती हैं जो पूरे शरीर पे चारों तरफ पाई जाती है। तो इस तरह से जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसमें 3 तरह के गमन अंग पाए जाते हैं, जिसमें सीडोपोडिया, फ्लैजिला और सीलिया क्रमशः हमें जनरली देखने को मिलती है। अगर हम बात करें पोषण की, तो जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसमें पोषण की जो क्रिया होती है वो प्राणीसम का मतलब हुआ होलोजोइक, अर्थात ये जो फाइलम प्रोटोजोआ संघ के जितने भी जंतु होते हैं ये किसी जंतु के शरीर में होते हैं, इंडोपैरासाइट या एक्सोपैरासाइट के तौर पे कार्य करते हैं। साथ ही ये पादप सम होते हैं, होलोफिटिक होते हैं, अर्थात ये किसी प्लांट बॉडी पे भी डिपेंड करते हैं और इंडो और एक्टोपैरासाइट की तरह डिपेंड करते हैं। मतलब पौधे से अपना पोषण प्राप्त करेंगे या फिर किसी जंतु से अपना पोषण प्राप्त करेंगे। साथ ही ये मृतोपजीवी होते हैं, अर्थात सड़े गली वस्तुओं से भी अपना भोजन प्राप्त करने का काम करते हैं। इसी तरह से ये परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब किसी दूसरे जीवधारी पर ही निर्भर होते हैं। और इनमें जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो संकुचनशील धानियों कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा होती है। तो इनके शरीर में क्या होते हैं कि छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, वो खाली स्थान होते हैं जिन्हें हम लोग कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। इनकी संरचना कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसी को कंट्रक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, जिसके द्वारा इनमें जनरली क्या होता है? उत्सर्जन की क्रिया होती है। अगर हम बात करें जो फाइलम प्रोटोजोआ होते हैं इनमें अगर जनन देखा जाए तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, 2 तरह का इनमें जनन होता है। तो जनरली जो कायिक जनन की क्रिया होती है वो प्लांट्स के अंदर होती है, तो प्रोटोजोआ प्लांट्स नहीं होते हैं, एनिमल्स हैं। तो एनिमल्स के अंदर 2 ही तरह का रिप्रोडक्शन होगा, एक एसेक्सुअल टाइप का, दूसरा सेक्सुअल टाइप का। तो जो अलैंगिक जनन की क्रिया होती है उसमें द्विखंडन अर्थात शरीर 2 खंडों में बट जाएगा, या 2 से अधिक खंडों में बटेगा तो उसे बहुखंडन कहेंगे। और इसी तरह से क्रिया होती है मुकुलन। तो मुकुलन की जो क्रिया होती है उसमें बेसिकली क्या होता है? शरीर के बाहरी भागों पे एक तरह का उभार बन जाता है, वही उभार मीन्स बॉडी से अलग होके एक नए जीव को जन्म देने का कार्य करता है। तो शरीर 2 खंडों में बटेगा, तो 2 नए जीवधारियों का निर्माण होगा, या फिर अनेक जीवधारियों का निर्माण होगा, या फिर शरीर के ऊपर कुछ बाह्य संरचनाएं विकसित होने लगेंगी जो अलग होके नए तरह के जीव का निर्माण करती हैं। साथ ही अगर इसमें हम देखें जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन की क्रिया संयुग्मन के द्वारा होती है। तो सिनगैमिक की जो क्रिया होती है इसमें जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो दोनों एक साथ आकर मिल जाते हैं, इस कारण से इनमें लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। फाइलम प्रोटोजोआ जो होते हैं ये जनरली क्या होते हैं? इनमें काय द्रव्य या जनन द्रव्य पाया जाता है, सोमेटोप्लाज्म या फिर जर्म प्लाज्म पाया जाता है। और इनमें जो सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म जो होगा बेसिकली इनको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इनका विभेदन नहीं कर सकते हैं। और यही एक कारण है कि इसी वजह से जो फाइलम प्रोटोजोआ संघ के जितने भी प्राणी होते हैं उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो फाइलम प्रोटोजोआ संघ के जितने भी प्राणी होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? अमर होते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उपसंघ सार्कोमेस्टिगोफोरा है, तो बेसिकली जो सब किंगडम प्रोटोजोआ है, सब किंगडम प्रोटोजोआ को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो जिसमें पहला भाग जो है उसे हम लोग कहते हैं सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। तो सार्कोमेस्टिगोफोरा के भी कुछ सामान्य से लक्षण होते हैं। सार्कोमेस्टिगोफोरा संघ में उपसंघ में जितने भी प्राणी आते हैं उनमें जो गमन अंग होता है, जो चलने के लिए खास रूप से उपयोगी अंग होता है, वो पदाब होती है, सीडोपोडिया होता है। सीडोपोडिया अर्थात अंगुलीनुमा संरचनाएं होती हैं, और साथ ही इनमें कसाब होता है, फ्लैजला। तो ये पदाब या कसाब के द्वारा ये खास रूप से गमन करते हैं।
अगर इनमें हम बात करें केंद्रक की, तो इनमें जो केंद्रक होता है वो एक या एक से अधिक होता है, लेकिन ये समान आकार का होता है। केंद्रक एक होगा या एक से ज़्यादा होता है, पर ये समान आकार का होता है। इसी वजह से इस तरह के जो केंद्रक होते हैं इनमें, उन्हें मोनोमार्फिक कहा जाता है, समान आकार का केंद्रक कहा जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स को, तो इसमें खास रूप से जो सार्कोमेस्ट्रिकोफोरा में है, तो ये यूग्लिना, नाक्टी ल्यूका और ट्रिपैनोसोमा, जिसे निद्रा रोग कहते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा एक तरह का पैरासाइट है। ये क्या करता है कि निद्रा रोग उत्पन्न करता है मानव के अंदर। खास रूप से लिस्मानिया होती है, जिसे काला आजार रोग होता है। अमीबा होता है, एंटामीबा, जो पेचिस रोग के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस तरह से ये जितने भी एनिमल्स हैं, ये सभी किस में आ जाते हैं, सार्कोमेस्ट्रिकोफोरा में सम्मिलित किए गए हैं। इसी कड़ी में हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे उपसंघ स्पोरोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ की। तो स्पोरोजोआ जो होते हैं, ये इन्हें हम लोग अंतःपरजीवी इंडोपैरासाइट कहते हैं, अर्थात ये किसी जीवधारी के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। और इनमें अगर बात करें गमनांग की, तो गमनांग जो होते हैं कोशिकामुख, कोशिकागुद और संकुचनशील धानियाँ इनमें अनुपस्थित होती है। तो इनमें न तो गमनांग पाया जाता है, न ही कोशिका के अंदर कोई साइटोफैगिक कोई मुख जैसी संरचना होती है, न ही गुदा जैसी कोई संरचना होती है। संकुचनशील धानियाँ, कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स जो होती हैं, जिनके द्वारा ये उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, ये इस तरह की कोई भी संरचना इनके अंदर नहीं देखी जाती है। अगर हम देखें पोषण, तो इनमें जो पोषण होता है वो परजीवी प्रकार का होगा, पैरासाइट टाइप का होगा। और शरीर पे एक मोटी पेलिकल पाई जाती है, एक मोटी सी भित्ति नुमा संरचना पाई जाती है। साथ ही अगर देखें इसमें जनन जो होता है, तो अलैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो बहुविभाजन के द्वारा होती है, जबकि जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है वो संयुग्मन सिनगैमी के द्वारा होती है। इसी तरह से इनमें जो प्रायः अगर आप देखेंगे, तो इनमें बीजाणु जनन की क्रिया जो होती है वो मुख्य रूप से दिखाई देती है। तो अर्थात स्पोर का फॉर्मेशन होता है और अनफेवरेबल कंडीशंस में, और ये जो स्पोर होते हैं वो फेवरेबल कंडीशन में नए तरह के जीव का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी तरह से अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें, तो एग्जाम्पल में जैसे मलेरिया परजीवी, मलेरिया पैरासाइट जो होता है, तो जो खास रूप से प्लाज्मोडियम होता है, वाइवेक्स होता है, तो प्लाज्म जो कि मलेरिया रोग या बुखार उत्पन्न करने का काम करता है, तो वो किस संघ में आ जाएगा, फाइलम प्रोटोजोआ में। मोनोसिस्टिस, ये सभी इसी में शामिल किए गए हैं। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे उपसंघ सिलियोफोरा के विषय में। तो सिलियोफोरा में जो गमन होता है, गमन के लिए खास रूप से इसका नाम ही सिलियोफोरा है, तो इसमें गमन सीलिया के द्वारा होगा। तो गमन की क्रिया के लिए सीलिया, छोटे छोटे रूमनुमा संरचनाएं होती हैं पूरे शरीर पे। और भोजन की जो क्रिया होती है वो चूसण टेंटिकल के द्वारा होती है। तो इसमें सकिंग टेंटिकल्स होते हैं, जिसके द्वारा जो एनिमल्स होते हैं वो किसी भी फूड मटेरियल को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। साथ ही अगर इनमें देखें केंद्रक, तो केंद्रक इनमें दो तरह का होता है। एक को कहते हैं गुरु केंद्रक, मैक्रोन्यूक्लियस, अर्थात बड़े आकार का केंद्रक होता है। जबकि एक केंद्रक और होता है जो आकार में छोटा होता है, तो उसे हम लोग लघु केंद्रक कहते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस। तो दो तरह के इसमें सिलियोफोरा के अंदर दो तरह के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिसमें मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस को शामिल किया जाता है। अब अगर इनके शरीर की संरचना देखें, तो शरीर इनका जो होता है वो कठोर पेलिकल का, टफ पेलिकल का बना होता है। और अलैंगिक जनन की क्रिया इनमें द्विविभाजन के द्वारा होती है, जबकि लैंगिक जनन की क्रिया संयुग्मन के द्वारा होती है। तो संयुग्मन बेसिकली क्या होता है? संयुग्मन का मतलब होता है जब यहाँ पे एक मेल गैमिट होगा, अगर ये दूसरे फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज कर जाता है, तो ऐसी स्थिति को सिनगैमी कहा जाता है। तो सिनगैमी को ही संयुग्मन कहते हैं। तो इसमें जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है वो संयुग्मन के द्वारा होती है, जबकि अलैंगिक जनन की जो क्रिया होती है वो द्विविभाजन के द्वारा संपन्न होती है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें, तो पैरामीशियम, इसमें दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। और वर्टिसिला, इसमें भी दो तरह के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। साथ ही एनिसिटा अगर आप देखेंगे, तो इसमें भी दो तरह के न्यूक्लियस, और सारे ये जनरल कैरेक्टर इनसे मैच करते हैं। तो इस तरह से जो फाइलम सब किंगडम प्रोटोजोआ था वो समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे सब किंगडम
मेटाजोआ की। तो मेटा का मतलब होता है बहु। तो जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, उन्हें हम लोग सब किंगडम मेटाजोआ में सम्मिलित करते हैं। तो मेटाजोआ में भी 3 तरह की ब्रांच होती हैं, मैंने आपको पहली ही स्लाइड में बताया था। तो जिसमें सबसे पहली ब्रांच जो होती है, शाखा, उसको हम लोग कहते हैं मेसोजोआ। तो मेसोजोआ की क्या खास बात होती है? तो मेसोजोआ ब्रांच के अंदर जितने भी जंतु होते हैं, ये खास रूप से क्या होते हैं? अकशेरुकी होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, अर्थात इनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। साथ ही जंतु बहुत सूक्ष्मजीवी परजीवी होते हैं, जंतुओं के सूक्ष्मजीवी परजीवी होते हैं, तो काफ़ी छोटे होते हैं और दूसरे जंतुओं पे पैरासाइट होते हैं एक तरह से। ये कृमि के समान होते हैं, छोटे कीड़ों के समान होते हैं, जिनमें ऊतकों का अभाव होता है, अर्थात ऊतक नहीं पाया जाता है। कोशिकाएं होती हैं पर ऊतक नहीं होता है। और अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो डायसिएमा, डायसिएमा जो होता है, इसका एग्जाम्पल बेस्ट है। अब दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो शाखा पैराजोआ, ब्रांच पैराजोआ है। ब्रांच पैराजोआ में जलीय जंतु होते हैं खास रूप से, जिनका जो शरीर का संगठन होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है, और देह भित्ति छिद्रयुक्त होती है तथा द्विस्तरीय होती है। और साथ ही इनमें जनन स्तर जो होते हैं दो स्तरीय होगा, देह भित्ति छिद्रयुक्त और द्विस्तरीय होगी। तो जनन स्तर 2 तरह के होते हैं, तो इसमें एक एक्टोडर्म होगा, दूसरा एंडोडर्म होगा। तो 2 तरह का हुआ, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मेसोडर्म एब्सेंट होता है। इसमें केवल एक संघ पोरीफेरा पाया जाता है। तो एग्जाम्पल अगर देखें इसका, तो स्पंज, स्पंज में जैसे खास रूप से अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है साइकान। तो साइकान एक तरह का स्पंज है जिसे ब्रांच पैराजोआ में शामिल किया गया है। तीसरे नंबर पे देखें तो शाखा एंटेरोजोआ आता है, या इसी को यूमेटाजोआ कहते हैं। और इसमें इस शाखा के अंतर्गत जो बचे हुए जंतु होते हैं उन सबको रखा जाता है। इनमें ऊतक और अंग दोनों विकसित होते हैं। तो इस तरह के ब्रांच के अंदर जितने भी एनिमल्स को रखा गया है उन सब में ऊतक और अंग दोनों पाए जाते हैं। और इनमें से सभी जितने भी मेटाजोआ हैं वो बाकी जो एनिमल्स बच रहे हैं उन सबको इसके अंदर शामिल किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम पोरीफेरा को। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।